तो आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ये लेक्चर एकदम से आ रहे हैं क्यों, चैप्टर बीच में से क्यों उठाए जा रहे हैं। मेरे पे विश्वास रखो, आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता हूँ, समझ गए। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर पहला लेक्चर है आज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का है, सॉरी। तो कोई नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ना ही होता है। आज इस डेट जो वीडियो, अगर ये जाता है वीडियो जो कि ये जाएगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड करवा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा रहेगा हमारा सफ़र, ठीक है। पेन चूज़ कर लेते हैं और चलिए मेरे साथ खो जाएं एक नई दुनिया में, जैसे हम कहते हैं फिज़िक्स। तो टॉपिक क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताई। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या बताया, या आपने कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी होगी तो सबने ये बोला होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज क्रिएट करता है अपने आसपास, एक ऐसा स्पेस जहाँ दूसरे चार्ज को फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अगर ये ऐसे ऐसे गया तो यहाँ पे इसे फोर्स लगना इसका शुरू हो जाएगा। क्या तो ये अट्रैक्ट होगा या तो ये दूर फेंक जाएगा, पर ये क्या होगा, ये दूर फेंक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो चार्ज हैं वो सेम है, तो इन दोनों में एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। अब पहले ही बता दूं कि लेक्चर पूरा ओरिएंटेड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। आप देखिए अब, और मैंने ये भी बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में कि अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मेरा जो अगर रेस्ट पे भी है चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो एक पे तो अपोजिट लगेगा और एक पे पॉजिटिव, यानी कि एक अलोंग लगेगा। ये इसकी भी मैंने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, आप जाके देख सकते हैं, मेरा पूरा चेकआउट कर सकते हैं। एक मैं पूरी अभी फ़िज़िक्स की नई सी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें, मेरे पास एक लंबी सी वायर है और लंबी सी वायर है, इसमें क्या हो रहा है कि मेरा करंट आई ऊपर की तरफ इसमें जा रहा है, ठीक है। करंट आई ऊपर की तरफ जा रहा है और मेरा यहाँ पे रखा हुआ है इसके साथ ही में प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये है रेस्ट पे। ठीक है, एक चार्ज रेस्ट पे है और एक मोशन पे है। तो मोशन में है, मतलब अगर रेस्ट पे है तो आप सभी ये बोलेंगे सर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा करंट कैरिंग वायर। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसमें जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी है, जिससे चार्ज बैलेंस हो गया
और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुई और ना ही कोई नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा कुछ जनरेट हुआ जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो और जो इस रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा सके। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी फील्ड है जो रेस्ट चार्ज को बिल्कुल नहीं छुएगी। जैसे ही मेरा चार्ज मोशन में आ जाएगा, ऐसे चलने लगेगा, जब ही इस पे लगने लगेगी, ये चार्ज क्या होगा, ये ऐसे चल रहा होगा, इसके पाथ में डिफ्लेक्शन आने लगेगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं आ रहा, ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये ऐसी फील्ड है जो मूविंग चार्ज पे लगती है, रेस्ट चार्ज पे नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन दिस रेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ओनली वर्क्स ओनली एक्सर्ट, केवल उन्हीं पे फोर्स लगाती है मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज मोशन में है। ओनली दोज चार्जेस हु आर इन मोशन। ठीक है, ये बात याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अभी मैं बताऊंगा, इसका डायरेक्शन भी निकाला जाता है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट की बात भी मैं करता हूँ। इसकी यूनिट होगी टेस्ला, जिसे हम न्यूटन बाय एम्पियर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या फोर्स लगा रहा होगा, मतलब क्या फोर्स लगा रही होगी एक मूविंग चार्ज पे हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली बात बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे। तो अभी के लिए आपको मैं डायरेक्शन ना बता के केवल इतना कह रहा हूँ कि ये जो मेरा चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और मैंने अगर ये बोला कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसके ही अलोंग है, इस लाइन के अलोंग। ठीक है, जहाँ मेरा v वेक्टर है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर है, वहीं मेरा b वेक्टर भी है। ठीक है, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा? अगर वेलोसिटी भी एक हो गई और b वेक्टर भी एक ही हो गया, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, क्या अब कोई मतलब फोर्स लगेगा? तो इन दिस केस इफ v vector is parallel to b vector, there is no magnetic force acting on this particle। तो इस पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा। आप एक बात देखो कि अगर मेरा बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो गया, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तो कोई एंगल बचा नहीं। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे? अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो
दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। और अगर मैं अभी बताऊं कि जो मेरा फोर्स है वो v sin थीटा और फोर्स मेरा बी वेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, और फोर्स मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा, मतलब मेरी फोर्स की वैल्यू निकलेगी Q V B sin थीटा। अगर मैं कंबाइन करूं, ठीक है। अब जब Q V B sin थीटा आ गया मेरा, आप बिना किसी हिचक के इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत मदद देगा। अब V B sin थीटा आया है, यानी कि V और B जो है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है एक दूसरे के, है ना। आपने किसी का क्रॉस प्रोडक्ट देखा है, जैसे कि A क्रॉस B करा हो आपने, तो इसका क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, आता था ना ऐसे ही। तो मैंने भी तो यही करा है कि मेरा जो वेक्टर, मतलब मेरा ये जो है फोर्स है वो बी के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, बी साइन थीटा के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, और चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है। अब जब चार्ज पे डिपेंड कर रहा है फोर्स मेरा, तो मैं अपनी फोर्स की वैल्यू क्या लिखूँगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसकी अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो फोर्स भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मुझे अब फोर्स की मतलब डायरेक्शन चाहिए, तो मैं कैसे निकालूँगा, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो हम क्या करते थे कि जो वेक्टर पहले होता था, मान लो ए वेक्टर पहले है और फिर बाद में बी वेक्टर है, तो पहले हम उंगलियां ए वेक्टर की तरफ स्ट्रेच कर लेते थे, ठीक है, और अंगूठा ऐसे रहता था हमारा, और हम जिस तरफ बी है यानी कि दूसरा वेक्टर है उस तरफ हम अपनी उंगलियां घुमाते थे, और हमें डायरेक्शन मिल जाती थी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आ गया आपका एन कैप यानी कि डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको फोर्स की वो चाहिए डायरेक्शन, तो आप क्या करेंगे कि अगर मेरा ये है V और ये है मेरा B, तो पहले V की तरफ अपना उंगलियां स्ट्रेच करोगे, फिर इधर की तरफ घुमाओगे B की तरफ, क्योंकि B सेकंड नंबर में आ रहा है, तो आपका थंब कहाँ पॉइंट करेगा, अपवर्ड। तो यही आपकी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, समझ गए। आप देख सकते हो मेरा हाथ, ठीक है। मान लो ये मेरा पहला वेक्टर है, ठीक है। इसमें वैसे भी समझ नहीं आएगा अगर मैं आपको समझाऊंगा, है ना, पर कोई बात नहीं। आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर ए क्रॉस बी करते हैं, जो दूसरा वेक्टर सी वेक्टर आता है ना, वो क्या होता है, वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, समझ गए। यानी कि जो मेरा फोर्स वेक्टर होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर,
तो मेरा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हमेशा V और B के परपेंडिकुलर होना चाहिए। V वेक्टर और B वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए ना? अब तो नहीं भूलोगे। अब मान लो मैंने एक बात बताना कि अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैं एक बात बता देता हूँ, अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है, मतलब कैसे आपको समझ नहीं आया? देखो मैं समझाता हूँ। ऐसे आ रही है आपकी तरफ, ऐसे देखना मेरी उंगली अंदर की तरफ घुस रही है, और अगर ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ, दूर जा रही है आपसे, दूर जा रही है, दूर जा रही है। तो अगर दूर जा रही है आपसे, तो दूर जाने का सिंबल क्या होगा? ये बाहर निकल रही है। ठीक है, बाहर निकल रही है। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी करके बहुत सारी कर लूँगा। अब देखना, अब मैं अपनी क्या कहते हैं, एक रॉड रख देता हूँ पीले के, मतलब चार्ज रख देता हूँ +Q। ठीक है, अब +Q पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है वो आप जानते हो, V यहाँ लग रहा है और B यहाँ लग रहा है। ठीक है, अब बोलोगे कि ये जो, देखो पहले मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा, फोर्स में क्या क्या है। पहली चीज़ है, पहले ये समझ लो, डायरेक्शन का भी समझना ज़रूरी होता है। तो फोर्स, अब इसमें बता दो मुझे फोर्स कहाँ निकलेगी। तो भैया V वेक्टर मेरा ऐसे है, B वेक्टर अंदर की तरफ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी हाथों को, हाथ की उंगली ए ले लोगे और उसे ऐसे नीचे की तरफ करोगे और थंब ऐसा बाहर निकलता हुआ आएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि कुछ मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ना वो ऐसे होगी। ठीक है, अगर ये अंदर जा रही है ना, मान लो ऐसे है, V वेक्टर ऐसे है और B वेक्टर जो है मेरा K कैप में जा रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ घुस रहा है K कैप में, -K कैप में, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो फोर्स की ये नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होना, ये मैंने ऐसे ही बनाया। ठीक है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो भैया पहली उंगलियां इस तरफ, अपनी उंगलियां V वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करना, फिर B की तरफ घुमा देना। जो थंब डायरेक्शन दे, थंब मेरा जो डायरेक्शन देगा वही मेरा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आउटवर्ड आएगा, F मैग्नेटिक। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, आप देख लो, ये मैग्नेटिक फोर्स मेरा होगा V के भी परपेंडिकुलर और ये होगा मेरा B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो मैं समझ लेते हैं क्या है फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है मेरा, एक और बार देख रहा हूँ मैं, QVB sin थीटा। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा है V और B वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना, मान लो आपका +Q ऐसा है। ठीक है, +Q ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, और आपका V वेक्टर कुछ ऐसा है। V वेक्टर को किसी और रंग से दिखा देता हूँ।
तो बी वेक्टर अगर मेरा ऐसा है तो आपके वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल रहा, दोनों पैरेलल हो गए, है ना। तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। भैया 0 हो गया तो हमारा फोर्स अब क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फोर्स हमारा इस केस में 0 निकलेगा, क्योंकि साइन थीटा 0 होता है, साइन थीटा 0 पे 0 बोलता है, इसलिए 0 हो गया। समझ गए? ओके। अब मान लो मेरा v वेक्टर अगर ऐसा है, ठीक है, और b मेरा ऐसा है, तो b और v के बीच में 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर b और b वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो v और b के बीच में अगर 90 डिग्री तो f मैग्नेटिक क्या हुआ, QVB साइन 90। तो इसमें मुझे लगता था कि केवल आपको इसी में डाउट हो सकता है, एंगल में, डायरेक्शन में, तो मैंने वो बता दिया। और अगर मैं इन्फॉर्मेशन मेरे से और लेना चाहते हो तो और लो। आपने पावर पढ़ा है, पावर का एक रिलेशन होता है, अगर आप जानते हो पावर होता क्या है, चलो मैं डिराइव ही करवा देता हूँ, वर्क बाय टाइम, ठीक है, सबने पढ़ा है। अगर मैं कोई पावर इंस्टेंटेनियस वर्क लूँ dV/dt, तो अगर मुझे dW/dt फाइंड करना है, पावर फाइंड करनी है, तो मैं कैसे लिखूँगा इसे, F/dr/dt। किसी इंस्टेंट्स पे बात कर रहे हैं हम, तो ये मेरा FV वेक्टर हो जाएगा। समझ गए? तो पावर का और वेलोसिटी का रिलेशन समझ गए ना। तो अगर मेरा P पावर, अगर मैं ये पूछूं ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कितनी पावर प्रोवाइड कर रहा है, पावर ऑफ मैग्नेटिक, तो ये दोनों तो F वेक्टर और V वेक्टर जो है मेरे, ये कैसा ऐप बनाया है सर आपने, बेइज्जती मारी है ऐप की। F वेक्टर और V वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि F वेक्टर जो है वो V वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और हमें ये मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, A वेक्टर B वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो थीटा 90 हो गया, π/2 हो गया, π/2 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, इसलिए 0 लिख दिया। तो पावर मैग्नेटिक कुछ प्रोवाइड नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स एकदम नल्ला होता है। समझ गए? इट इज़ वन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, जो कोई काम नहीं कर, कोई पावर प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, बस भाई इसको बस पावर मैग्नेटिक जो है हमारा F वेक्टर डॉट V वेक्टर अगर मैं लिखूं तो वो 0 है। सिंपल से अपनी बात में बिठा लो, दिमाग में बात बिठा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मेरा चार्ज पार्टिकल है, यार मैंने कहीं डिलीट तो नहीं कर दिया, हाँ हाँ है। ये इसको मैं ओके, वैसे भी मुझे बहुत चाहिए, पेस्ट, हाँ तो बना दिया हमने ये। ठीक है, ये रंग अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ये करते हैं, अब सही लग रहा है ना।
वेरी नाइस। अब हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मान लेता हूँ मेरा कोई प्लस क्यू चार्ज है, वो आ रहा है, इसके अंदर घुसा है, इसके अंदर घुसा है, इसे फोर्स एक्सपीरियंस हो, फिर वो एकदम से ना ये ऐसा मतलब वो करने लग गया अजीब सा। अबे यार अब ये बनेगा भी नहीं। चलो ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसे घूमने लग गया, एकदम ऐसे घूमने लग गया भाई। इस फोर्स में क्या हुआ इसके साथ ऐसा, ये जो घूमने लग गया है। तो ये जो है ना, ये करने लग गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या करने लग गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लग गया। ये किरकिरा कर रहा है मज़ा। भाई बैठ जाओ ना यार। हाँ ठीक है। तो इसमें एकदम से प्लस क्यू चार्ज आया, उसको फोर्स लगा नीचे की तरफ, बी वेक्टर उसका ऐसा था, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगने लग गया, फिर ऐसे ऐसे उसको घुमाने लग गए। ये फोर्स उसको बार बार, देखो कैसे, जब ये आया होगा, ठीक है, इसको वैसे ही घुमाने लग गया, ठीक है। ठीक है, घुमाने लग गया इससे प्लस क्यू को। देखो बी वेक्टर ऐसा था मेरा, ठीक है, और बी वेक्टर की तरफ आप उंगलियां स्ट्रेच करो, अंदर की तरफ करोगे तो क्या आएगा? फोर्स। ठीक है ना सर, हम नहीं समझे, नहीं बिल्कुल नहीं। तो हम है ना समझाने वाले, हम समझाएंगे, ये पूरा रीजन हमारे लिए खाली हो जाए, ठीक है। ओके। क्या हुआ कि मेरा जो प्लस क्यू चार्ज था ना, क्या था मेरा, मान लो यहाँ पे मेरा प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है, ठीक है, वेलोसिटी ऐसे है, वो ऐसे जा रहा था वेलोसिटी से। अब देखो बी वेक्टर अगर आप इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, ये स्पेस में अगर मैंने क्रॉस नहीं बनाया इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को स्किप करा है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है भाई, पर मैंने अभी बनाई नहीं है। जब मेरा प्लस क्यू इधर है और बी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स कहाँ लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स यहाँ लग रहा है। फिर अगर मैं और इसको नीचे ऐसे मतलब डिफ्लेक्ट करेगा, फिर इधर आएंगे आप तो इसकी वेलोसिटी कैसे होगी? ऐसे होगी। फिर अंदर की तरफ फिर ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना। तो इस पार्टिकल को ये ज़बरदस्ती वाला फोर्स इसे घुमा रहा है। ऐसी ग्रेविटेशनल या आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इस तरफ है, अगर ये फोर्स ना हो, मैग्नेटिक फोर्स ना हो, ये कब का निकल जाए, है ना। तो इसे ये फोर्स बांध के रखा हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे ही बाकी सारे ऑर्बिटल्स हैं, धरती वगैरह, वो सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य और ये सूर्य, धरती, चंद्रमा सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। जब चक्कर लगा रहे हैं ये एक दूसरे के तरफ
कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप में से बहुत बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, आप में से बहुत बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ आए? नहीं आया? अभी देखना, मैं अभी समझाऊंगा। तो इसको ये ऐसे सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं जिससे ये जो एफ मैग्नेटिक है, मतलब जिससे ये प्लस क्यू चार्ज जो है मेरा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग गया है। और अगर हमने सर्कुलर मोशन में ये सीखा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले ही मैग्नीट्यूड ना चेंज हो, पर उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी जो उसे ये करने पे विवश कर रही है। वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन से भी चेंज हो सकती है, जो कि कौन हमारे चेंज कर रहा है? एसी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे जो एफ नेट लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स के रूप में, वो हमारा और कोई नहीं एफ सेंट्रीपिटल है, जो कहाँ लग रहा है? टूवर्ड्स सेंटर की तरफ लग रहा है, जो कि हमारे इस चार्ज की वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। बेशक स्पीड चेंज ना हो रही हो, पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर स्पीड चेंज हो रही होती है तो क्या करते हैं? कौन सा एक्सेलरेशन आता है? ए टेंजेंशियल, जो इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ होता है। वो इसका क्या बढ़ाता है? मैग्नीट्यूड। तो आपने पढ़ा भी होगा ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला, वो मैग्नीट्यूड ऑफ dv बाई dt। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसे ही ए टेंजेंशियल कहते हैं। आइए देखते हैं हमारे डेरिवेशन। तो हम क्या करते थे कि अगर इस फोर्स को मुझे बताना है, इस प्लस क्यू पे फोर्स लग रहा है, तो इस प्लस क्यू पे जो फोर्स, नेट फोर्स, पहले मैं क्या करूँगा? इसका एफ बना दूँगा। ठीक है, बना दिया मैंने एफ। इस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। तो अभी इससे कोई टेंशन वगैरह, कुछ mg वगैरह, कुछ नॉर्मल वगैरह कुछ नहीं लग रहा, बस केवल मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और मैंने क्या मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा कि जो सर्कुलर मोशन में हम कंडीशन पढ़ते हैं कि एफ नेट को हम किसके इक्वल करते हैं? mv² बाय आर, यानी कि MAC। ठीक है, एफ नेट को हम इसके इक्वल करते हैं ना। अब यहाँ पे कोई और फोर्स तो है नहीं, एफ मैग्नेटिक ही लग रहा है, तो एफ मैग्नेटिक को ही हम इसके इक्वल रख देंगे। और ये आर क्या है? ये आर है मेरा रेडियस, जिसमें ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। जिस रेडियस के सर्कल पे ये घूम रहा है मेरा पार्टिकल, उसी का वो है वेलोसिटी भी ये चार्ज की है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, फोर्स क्या था? मैग्नेटिक फोर्स मेरा वो था v क्रॉस b। ठीक है, और एफ नेट के इक्वल करा मैंने, तो mv² बाय आर। आर को मैं कैपिटल ही लिखूंगा क्योंकि मैंने कैपिटल लिया है। तो ये जो v और b के बीच में एंगल है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब जब v और b परपेंडिकुलर, तो थीटा π/2 फोर्स मैक्सिमम, तो QBB साइन थीटा तो 1 हो जाएगा, तो मैंने उसे लिखा नहीं। तो mv² बाय आर के इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे मैं वेलोसिटी को इजीली कट कर सकता हूँ और
एम वी बाय आर, ये मेरा होगा क्यू बी के इक्वल। जो मेरा रेडियस आ रहा है इस सर्कल का वो क्या होगा, वो होगा एम बी बाय क्यू बी। देख लीजिए आप, रेडियस को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, क्यू बी नीचे आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर मेरा पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो ट्रेजेक्ट्री पाथ बना रहा है, कितने रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। जो मेरा रेडियस है वो मेरा चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या रेडियस मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है? इसके बारे में मैं आपको मौका देता हूँ सोचने का। आप सोचिएगा और टाइम लेके बताइएगा, ठीक है? क्या रेडियस मेरी एक वो है वेक्टर? तो आपको जवाब में क्या मिलेगा वो आप जाने, ठीक है? मैं इसका अगले में दूंगा, ठीक है? ओहो, ये क्या हुआ? हाँ, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड तो बहुत आसान होता है कि एक रेवोल्यूशन ख़त्म करने में, यानी कि एक सर्कल का चक्कर लगाने में जितना एक मतलब किसी भी पार्टिकल को टाइम लगा, वो होता है टाइम पीरियड। एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना उसे टाइम लगता है उसे ही हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2πr/v। ये होता है डिस्टेंस अपॉन v, जिससे हमारा टाइम आता है। अब मुझे 2πr रेडियस मेरा इसका पुट कर दूंगा, और है ना, और v निकालना है। अब देखो, रेडियस हमने निकाल रखा है, एम बी बाय क्यू बी है, और v से v कैंसिल, तो मेरा टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? 2πm बाय क्यू बी, ठीक है? आप इसे मत रटना, कई बार क्वेश्चन में 2 की जगह पाई माइनस थीटा, 3π माइनस 2 थीटा वैसे क्वेश्चन करेंगे, पर अभी नहीं। समझ गए? कॉन्सेप्ट याद रखो, 2πr/v, ठीक है? देखना इसे, और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो क्या होता है, टाइम पीरियड के मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, तो 1/t ही फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ से निकल आया। तो ये देखता है कि एक सेकंड में मतलब कितना कवर किया, ठीक है, कितने रेवोल्यूशन करे। समझ गए? अभी हम वो भी देख लेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से ये घूम सकता है, यानी कि एक इतने सेकंड में इसने कितने वो रेवोल्यूशन कर लिए, है ना? ये देखता है एक सेकंड में इसने कितना कर लिया, कितनी बार रेवोल्यूशन कर लिया, है ना? और बताऊँ या आज बस इतना ही रहने दो? और अगर मैं आपको
थोड़ा और बताऊं अगले बारी के लिए कि हम पढ़ेंगे हेलिकल मोशन, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि मेरा जो प्लस क्यू है वो मेरा ऐसा हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, है ना, बता ही देता हूँ। और वो जो प्लस क्यू होगा मेरा वो किसी एंगल पे होगा, समझ गए। ऐसा क्यों होगा, क्यों से हेलिकल पाथ ऐसे ऐसे घूम घूम के जाना है, क्यों, तो सीधा भी तो जा सकता था। तो अगर मेरा वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है बी वेक्टर के, मान लो बी वेक्टर कुछ ऐसा है और वी वेक्टर ऐसा है ना, बी और वी के बीच में कुछ एंगल बन रहा है ना। अब जब कुछ एंगल बन रहा है बी और वी के, मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है और मेरा वी वेक्टर जो है वो ऐसा है, ठीक है। तो वी वेक्टर अलोंग ए मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बी वेक्टर और वी कॉस थीटा जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे, जिससे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और मैं अगर आपको कहूँ जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है जो फोर्स, ये जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इसी की वजह से फोर्स लग रहा है, जो कि होगा क्यू बी वी साइन थीटा, है ना, हमने अभी सीखा था। तो अगर रेडियस की बात करूँ मैं तो ये होगा एम वी परपेंडिकुलर क्यू बी। क्यों, ये वाला वेलोसिटी भाई, ये वी साइन थीटा वाला ही तो हमें सर्कुलर मोशन करवा रहा है, वी कॉस थीटा वाला तो पैरेलल हो गया, वी साइन थीटा वाला परपेंडिकुलर है, इसलिए तो हम कर पा रहे हैं। तो रेडियस में एम वी साइन थीटा आएगा डिवाइडेड बाय क्यू बी, समझ गए, समझ गए भाई। तो ये जो रिजल्टेंट पाथ होगा ना मेरा, ये क्या होगा, कुछ ये ऐसे गोले भी बनाएगा और ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे, ठीक है। ये घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा भी, आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा भी, आगे भी बढ़ेगा। पर टाइम पीरियड हमारा क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, क्या आ रहा था मेरा टाइम पीरियड, एक बार बताना यार। तो इतना ही इसका टाइम पीरियड आ गया, बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा टाइम पीरियड वेलोसिटी पे, टाइम पीरियड बल्कि इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब ये कहते हैं ये जो हेलिक्स है ना, हेलिकल पाथ है, अब इन दोनों की ये जो है ना सर्कुलर मोशन जो ये कर रहे हैं, ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसे निकालना पड़ेगा, जो कि है पिच। पिच कैसे निकालेंगे हम, तो बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, पिच के लिए हम क्या करेंगे कि हम वही तो निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या, जब ये
एक सर्कुलर मोशन कर लेगा जभी तो दूसरे में एंटर करेगा, जभी तो दूसरा करेगा। यानी कि इतना ये जो सर्कल बनने में, ये वाला जो सर्कल देख पा रहे हो आप, ये इसको बनने में 1 टाइम पीरियड लग रहा है, 1 टाइम पीरियड लग रहा है। इसको उतना ही तो टाइम लगेगा दूसरे सर्कल। ये तो गैप दिख रहा है आपको, पर ये गैप बहुत माइन्यूट होता है, वो ऐसे ऐसे घूम घूम के चला जाएगा, समझ गए। तो स्पीड मेरा क्या होगा, v cos थीटा, और टाइम पीरियड मैं इसलिए ले रहा हूँ 2πm/cube क्योंकि उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें कोई अलग टाइम नहीं लगेगा। जब एक सर्कुलर मोशन इतने टाइम पीरियड में हो रहा है तो दूसरे को होने में भी इतना ही टाइम लगेगा, दोनों को बीच में इतना ही टाइम आएगा, दोनों के बीच का टाइम गैप इतना ही आएगा, समझिए। तो ये हो जाएगा 2πmv cos थीटा बाय क्यूब, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है टाइम पीरियड, यानी कि पिच का फॉर्मूला। और ये था हेलिकल मोशन, ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये था फोर्स की बातें, ये थी मैग्नेटिक फील्ड की बातें। और डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। बस अभी तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक देखा है। रिवीजन करते रहिए, पेपर निकट है। जैसे ही आप अपना पेपर समाप्त करके जिस दिन आएंगे उस दिन आपके चेहरे पे खुशी और सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, है ना, कि हमने वो करा। तो इसका रिवीजन करिए, देख लीजिए, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे फार्मूला के द्वारा। यानी कम से कम थ्योरी ट्राई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला ट्राई करें। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, बाय।